नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सनी कौशिक है और आज इस फ्रेम में आप हम चार लोगों को देख रहे हैं। एक चुनाव पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और ये थोड़ा सा अनस्क्रिप्टेड रहेगा। मैं बता दूं हमारे तीनों साथियों को कि अनस्क्रिप्टेड थोड़ा सा, और वो सारी चीजें जो हम आम तौर पर देख रहे हैं और पब्लिक नहीं देख पा रही है। वीडियोस काफी चैनल्स बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आप अपनी आप आंखों से ऑब्जर्व जिसको हम करते हैं, तो उस पर कुछ डिस्कशन करने की हम कोशिश करेंगे। और चुनाव आज कहाँ खड़ा है, आज के दिन, आज की तारीख पे चुनाव कहाँ खड़ा है और हम सबको क्या लग रहा है, तो एक छोटा सा डिस्कशन करने की कोशिश है। तो अविनाश जी, आपसे शुरू कर लेते हैं, या आपसे बड़ा कोई हो तो उनसे शुरू कर लेते हैं। चलो सचिन जी से शुरू कर लेते हैं। सर, कहाँ खड़ा है आज के दिन चुनाव? देखिए, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से है, ये कोई नया चुनाव नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2019 में हुआ था और पहले भी होता आया है। इसमें कोई भी नया फ्लेवर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है परिवारवाद से, डायनेस्टी पॉलिटिक्स से। अगर कल का आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें तो आप ये देखिए कि पूरा पेज उन्होंने डेडिकेट किया, रिसर्च किया है और उसमें बताया गया है कि जो मेन डायनेस्ट पॉलिटिक्स हैं, अगर हरियाणा की बात करें तो देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये मेन डायनेस्ट है। फिर राव इंद्रजीत, उस तरफ राव इंद्रजीत है, वीरेंद्र सिंह है। इन सभी के पुत्र पुत्रियां जो हैं वो ऑलरेडी, और चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें या देवीलाल, जो उनसे वट वृक्ष से निकल गए, 8 कैंडिडेट इस बार विधानसभा चुनाव में है। और अभी हाल ही में कलायत से एक वो लड़की एग्जाम वॉरियर के नाम से श्वेता डुल, वो टिकट की दौड़ में थी और उसका टिकट काट करके किसी सांसद पुत्र को वो टिकट दिया गया। हिसार से कांग्रेस के एमपी हैं जयप्रकाश, उनके बेटे विकास सारण को टिकट दिया गया है। आरती राव को टिकट दिया गया, जो राव इंद्रजीत की बेटी हैं। राव इंद्रजीत के पिता भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह शायद सेकंड चीफ मिनिस्टर थे। इधर बंसीलाल के परिवार से भी एक श्रुति है, दूसरी तरफ से अपने अनिरुद्ध हैं जो अपने महिंद्रा के सुपुत्र है। महिंद्रा जी एमएलए रह चुके हैं बाडरा से और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अजय यादव की बेटी है जी, अजय, कैप्टन अजय यादव। चिरंजीवी राव है लालू यादव के दामाद चिरंजीवी राव। तो अभी देखिए, और भजनलाल की तो आपको पता ही, चंद्रमोहन है, दूडाराम भतीजा है, भव्य बिश्नोई है जो पोता है। तो हरियाणा का चुनाव तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ नया नहीं है। अब रोहतक में आ जाओ तो बलराम दांगी है। हाँ, बलराम दांगी, जबकि 2019 के अंदर हार गए थे दांगी साहब। गन्नौर में कुलदीप शर्मा तो चिरंजीवी लाल के सुपुत्र हैं। तो ये मानिए कि शायद इस बार 40 से ऊपर जो हैं ऐसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स से निकल के आए हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा है, तो ये माने करीब 40 के करीब, अगर मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, जो अखबार में वेल रिसर्च सबके फोटो लगा करके चीज बताई गई है। तो मैं अलग क्या है। फिर हम 2024 की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जब कभी भी बड़े नेताओं से पूछा जाता है कि जी किसको टिकट देंगे, तो उनका एक ही जवाब होता है, जिताऊ कैंडिडेट को। अब जीतने वाला तो क्रिमिनल भी हो सकता है, जीतने वाला तो पैसे वाला भी हो सकता है। अब जीतने के लिए को इक्वल ग्राउंड तो नहीं है ना। एक के पास हजारों करोड़ है और एक अपनी रोजी रोटी मुश्किल से ला पाता है, तो दोनों एक कॉमन ग्राउंड नहीं है। तो जबकि लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत जो हुई और उसमें जो संविधान में लिखा गया कि जो चुनाव है वो इक्वल ग्राउंड पे होनी चाहिए, लेवल तभी लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, तभी बन सकता है। लेकिन इसमें सर एक चीज और है कि बीजेपी पार्टी हमेशा परिवारवाद को लेकर हैवी रहती थी कांग्रेस पर, लेकिन जो उदाहरण है वो उसमें भी वो युवा है। तो क्या ये परिवारवाद वाला उन्होंने छोड़ दिया? क्या उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हरियाणा की जो राजनीति है वो इस परिवारवाद के बिना नहीं चल सकती? जो हमने नाम लिए उसमें से बहुत सारे तो बीजेपी ने इस बार तो कोई फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले तोड़ दिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि इस बार तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए तर्कश में जितने भी तीर छोड़ दो, लगने हैं नहीं लगने का अलग बात है, लेकिन तुम अपना कर लो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हरियाणा में परिवार के बिना राजनीति करना संभव नहीं है?
जी बिल्कुल, आप ये देखिए बिल्कुल। भजनलाल के जो पोते हैं भव्य बिश्नोई या आरती राव जो हैं वो ये बीजेपी के ही तो हैं। दूड़ाराम है, दूड़ाराम तो वो असल जो एक चीज वो असल बोलते में रहे कि संधि बाप क्या है? बेटे की पार्टी, तो ये जल्दी से ये इसमें भी ऐसी कुछ असल बातें में हो संधि सकती क्या है है। कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, इन्हीं 20-30 परिवारों में से ही मुश्किल से होंगे। हर पार्टी में आपको टिकट आपके मिल जाएंगे। कोई आज कांग्रेस से लड़ रहा है तो कल बीजेपी से लड़ेगा, कल बीजेपी वीक हो जाएगी तो फिर कांग्रेस में आ जाएगा। मतलब ये चक्कर चलता रहता है। मतलब ये साइकिल एक ऐसी है, ये टूट ही नहीं पा रही है। नए युवाओं को मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा, जो नए युवा आ रहे हैं तो उनकी टिकटें कट जाती है, उनको टिकट ही नहीं देता कोई भी नए युवाओं को। तो वो कहते हैं ना देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट, एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट है। वही Exchange लोग of इधर से government। उधर आ जाते हैं तो जनता को ऐसी मूर्ख टोपी पहनाते रहते हैं। तो उसमें जी अभी लोकसभा चुनाव जब हुआ उस समय पे एक स्टडी आई थी सामने, मैंने उसको देखा। हरियाणा से सिर्फ 6 महिलाएं अभी तक लोकसभा में पहुंची है। मतलब वो जीती बहुत बार है, कोई 4 बार जीती है, कोई 2 बार जीती है, कोई 1 बार जीती है, लेकिन संख्या सिर्फ 6 है। इसी तरह से अगर आप एमपीज की लिस्ट उठा के देखेंगे, मतलब हर बार 10 एमपी जीत के जाते हैं, लेकिन अगर हम टोटल करके देखेंगे तो वो गिनती के लोग हैं। और हरियाणा की इसी- बात करें तो आज तक एक भी महिला मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई है। हाँ, और इसी में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर इसमें मैं जोड़ दूं, सुनील राठ इसमें ने मैं जोड़ दूं, क्या इसीलिए कुमारी शैलजा नहीं, इस कारण इसका ये नहीं है, लेकिन ये भी एक कारण है कि महिला को एक्सेप्ट करना, दलित समाज से आ रही दलित को हैं। accept करना। वो अलग बात है कि उनका ग्राउंड लेवल पे उतना कनेक्ट भी नहीं है, ये भी एक सच्चाई मान लेते हैं। वो उतनी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए। देखो 2 चीजें हैं इसमें जो मुझे लगता है, वो जो इक्वल ग्राउंड वाली बात है ना सबसे, वो यहाँ भी लागू होती है। वो एक महिला है, वो 7 बजे 8 बजे के बाद की जो पार्टियां होती हैं, जो कनेक्टिविटी के जो तरीके होते हैं, वो उनको नहीं अपना सकती। मतलब उनकी अपनी लिमिटेशन है, वो उस तरह से फ्रीली लोगों से नहीं मिल सकती, उस तरह से फ्रीली लोगों के बीच में नहीं बैठ सकती। एक महिला होने के नाते एक लिमिटेशन रहती है। लेकिन सर 5 साल गायब भी रहना, चुनाव लड़ा हार गए तो उसके बाद गायब भी हो जाना, ये भी भी एक चीज बात है। हाँ, रात वाली तो समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में जो पॉलिटिशियन होता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और एमपी होने के बाद भी यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं आप, तो तुम नहीं निकल सकते तो बाकी महिलाओं का हाल क्या होगा। तो इसी में जोड़ देता हूँ, फिर कुलदीप के पास आएंगे। अनिल विज साहब ने भी बोल दिया कि मैं क्यों नहीं सीएम, तो ये क्या, क्योंकि नायब सैनिक को लेकर आए और पीछे भी शायद उनका नंबर नहीं लगा। ये किस तरीके की चीजें चल रही है? चित्रा सरवारा जो है बहुत ही पावरफुल, जो इंडिपेंडेंट के रूप, मतलब कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, फिर वो एक अलग सी पार्टी से, ऐसी पार्टी जो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उनका नाम कम है, उसकी उम्मीदवार बन करके आई है। तो अनिल विज साहब को लग गया कि इस बार बीजेपी का तो समय लग गया है, तुम इंडिपेंडेंट भी बन लिए, बीजेपी से बन लिए, इस बार कहीं लोगों का गुस्सा, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट पर एजिटेशन जो हुआ है किसान और जो किसान आंदोलन अभी भी जो बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, वो अंबाला की बॉर्डर के ऊपर है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अनिल विज को अपनी सीट से खोकर ना देना पड़े, इसीलिए वो एक पैतरा फेंका है कि लोग मुझे कमजोर ना समझे, मुझे काट करके फेंक दिया गया, मुझे मंत्री नहीं बनाया या मुझे खट्टर साहब के बाद नायब सैनिक को बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को एक देने की बात है कि भाई मुझे कंसिडर करो, मैं भी हूँ, कहीं तो मुझे भूल जाओ। जी कुलदीप, इसी में बात है कि राव इंद्रजीत भी जो है ना कि ये इसी दौड़ में। खैर दौड़ में है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। और इसी तरीके से शायद अलग अलग जो नेता है बीजेपी के, जिनको लग रहा है या कांग्रेस में है, क्योंकि मुख्यमंत्री की पोस्ट जो बहुत बड़ी होती है तो सब ये चाहते हैं कि क्यों ना वो देश के इसके प्रदेश के मुखिया बने। और इसी में जो महिलाओं को पार्टिसिपेशन पे बात हो रही थी, तो इसी में सुनील राठ ने एक खबर छापी है, मैं उसको बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि वुमेन पार्टिसिपेशन क्या है हरियाणा में कि जो विधानसभा में। तो आज तक टोटल 87 महिलाएं चुनकर जो है ना कि असेंबली में पहुंची है हरियाणा से। और अब की बार टोटल जो है ना कि 51 जो है ना कि महिलाएं हैं जिनको सभी पार्टियों ने टिकटें दी है। तो इसमें जैसे 12 कांग्रेस से है, 10 बीजेपी से है, 10 आम आदमी पार्टी से है, और इसमें आम आदमी पार्टी से हरियाणा में, हाँ, आम आदमी पार्टी की 10 टिकटें दी है, टिकटें दी है महिलाओं ने। विधानसभा में। और जो ये टिकटें अभी 51 जो है ना कि महिलाओं को जो अभी टिकटें मिली है, तो टोटल 51 वुमेन है जो कंटेस्ट करेंगी ये इलेक्शन।
और इसमें 8 जेजेपी से है और 11 आईएनएलडी और बीएसपी से है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन की जब बातचीत हो रही थी, जब टिकटें ही नहीं देंगे, उनको जितवाएंगे ही नहीं, तो वो विधानसभा में और कैसे ये तो पहुंचेंगे? हाल तब है जब 33% रिजर्वेशन घोषणा हो चुकी है, और 2028-29 में जब चुनाव होगा तो उसमें ये लागू होगा। तो अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मेंटली रूप से तैयार नहीं है वुमेन को उसका स्पेस देने। और इसमें भी ये होता है, मान लिया टिकट तो महिलाओं को मिल गई, लेकिन जो उनके घर के पुरुष है या जो उनके हस्बैंड है, मतलब चौधर कह ले या जो सरपंची कह ले, एक तरीके से जाए विधायकी वही चलाते एक नया वर्ड आएगा, सरपंच प्रतिनिधि। नहीं, इसमें मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, सरपंच की जो पत्नी होती है उसको तो सरपंचनी कह देते हैं, और अगर महिला सरपंच है तो सरपंच साहब को क्या कहते हैं ये जरा तो बताओ। इसका नहीं पता। जैसे थानेदार है तो थानेदार नहीं बोल देंगे उसकी मतलब पत्नी को, तो ये कोई शब्द तो फिर चाहिए क्योंकि महिलाएं भी और सरपंच ये है। सनी बहुत सेंसिटिव इशू है कि जी ऐसी सोसाइटी में हम आज़ाद हुए इतने साल हो गए कि वुमेन पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं, जब तक असेंबली में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जो उनके मुद्दे हैं या उनके जो सवाल हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो जनता के सामने नहीं आएंगे, वो संसद में नहीं उठाएंगे, वो विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो उनको लेकर कोई काम भी नहीं। एमडीयू के एक प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च भी किया है और रिटायर होने के बाद रिसर्च किया है, और उन्होंने हिमाचल और जो हरियाणा है इनके जो सरपंच हैं, महिला सरपंच, उन पर रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि जो हिमाचल है उसमें जो महिला सरपंच है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, डिसीजन मेकर हैं वो। लेकिन हरियाणा में उन्होंने खूब रिसर्च किया, सिर्फ 2 महिलाएं मिली जो थोड़ा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती, बाकी सभी के सभी या तो ससुर सरपंची कर रहा है, या उसका पति सरपंच कर रहा है, उसका जेठ सरपंच कर रहा है, यानी कि पुरुष सरपंची कर रहे हैं। मतलब वो बस क्योंकि सीट रिजर्व आ गई है महिला को करना, तो इसलिए बिठा दी गई है, संभाल हो ही रही है। हाँ, जो महिला रिजर्व सीट्स होती हैं। मतलब हरियाणा का बहुत बड़ा नाम है, सोशल साइंटिस्ट रहे हैं प्रोफेसर डी.आर. चौधरी जी। उन्होंने बहुत उससे लिखा है, बहुत बार उन्होंने लोगों के बीच में कहा है कि हरियाणा का जो समाज है बहुत फ्यूडल समाज है। मतलब वो जो अपनी परंपरागत चीजें हैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब जो सत्ता है पुरुष के हाथ में, जो पितृ सत्ता है, वो इतनी मजबूत है, वो इतने पैतरे जानती है कि आप उनको कहीं ले आओ, महिलाओं को, आपको चौधर चाहिए। इस चौधर को जो पुरुष समाज नहीं छोड़ना चाहता। हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की, बात करते हैं दूसरे देशों की जहाँ पे विकास बहुत हुआ है, तो हम चाहते हैं कि विकास तो हमारा वहां तक हो जाए, लेकिन ये जो हमारी चीज है ना, जमी जुमाई जड़ें हैं, बहुत बोथरी जमीन पे जो है, और बहुत आधुनिक विचार हम अपनाना नहीं चाहते असल में। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी हुए। एक बार तो ऐसा हुआ भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल को चंद्रावती ने हरा दिया। हाँ। वो एडवोकेट थी, और ये एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा समाज महिलाओं को सपोर्ट नहीं करता इस तरह के नए रोल में। जैसे पिछले दिनों रोहतक मेयर के चुनाव थे, जगमती सांगवान ने चुनाव लड़ा था, तो आप ये देखिए जगमती सांगवान बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी मुकाबले में मनमोहन गोयल जो है मेयर बने थे, संजय गांधी उस चुनाव में खड़े थे। और जबकि जगमती सांगवान एक ऐसा नाम है जो संघर्ष का नाम है, जो रोड पर एजिटेशन करते हैं, और लोगों को पता है कि अगर ये महिला इस रोल में आ गई तो रोहतक की म्युनिसिपैलिटी की, कॉर्पोरेशन की दशा बदल के रख देगी, सबको फायदा हुआ। लेकिन बावजूद इसके उसका कोई सपोर्ट नहीं। इसी में एक वो था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई किसी पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जैसे रिजर्व सीट पे सरपंची में होता है कि भाई कि रिजर्व में आ गई शेड्यूल कास्ट में, तो मान लिया कोई अपर कास्ट लड़का किसी शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी करके लेके आया तो उसको कैंडिडेट उतारते। अभी कोई विधानसभा करनाल के आसपास वहां से, क्योंकि वो रिजर्व सीट है तो इतने दिनों से जो अपर कास्ट है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उन्हीं की कम्युनिटी में से कोई लड़का शेड्यूल कास्ट से शादी करके लेके आया तो उसको एमएलए की प्रत्याशी उतारेंगे अब की बार वो चुनाव में। उन्होंने, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज है, ये मेरा अनुभव है अपना, हमने देखा है साक्षरता अभियान यहाँ पे बहुत सारे चले थे, और उस समय पे जो अनुभव ये निकल के आया कि जो महिलाएं स्ट्रगल से आगे आई है उन्होंने बहुत बखूबी अपना रोल निभाया है, और फैसले की जगह पे खुद बैठी है। उन्होंने अपने पति, देवर, पिता को नहीं बैठने दिया, क्योंकि वो खुद की मेहनत से आई थी। बहुत सारी सरपंच चुनी गई थी, बहुत सारी जिला परिषद में आई थी,
रोहतक में उस समय पे जिला परिषद की चेयरमैन बनी थी समुद्री देवी, जी जो भाली आनंदपुर गांव से थी। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, आंगनवाड़ी चलाती थी। बहुत सारी महिलाओं को उसने अपने गांव में पढ़ाने का काम शुरू किया। और जब जिला परिषद का चुनाव आया तो वो सीट एससी हो गई, एससी महिला के लिए रिजर्व होगी। तो वो गांव की महिलाओं ने कहा कि पर्चा भरना है तुम्हें। तो बोली मैं कैसे इलेक्शन लड़ूंगी, ना मेरे पास पैसा ना मेरे पास कुछ। तो बोले कोई ना, हम लड़ेंगे। मतलब महिलाओं ने मिलकर उसका चुनाव लड़ा, वो जीत गई। और उसके बाद उसकी लॉटरी लग गई कि रोहतक जिला परिषद के चेयरमैन की जो सीट थी वो भी एससी महिला के खाते में आ गई। और कोई ऐसे एससी महिला थी नहीं, तो वो चेयरमैन बनी। और उस समय पे बलराम दांगी जो इस समय महम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उस समय वाइस चेयरमैन थे। इस पे ना एक चुनाव पे इसको थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी तरफ चले गए हैं, लेकिन लेके यहाँ भी आएंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत बड़ा है जो अटका हुआ है, लेकिन उससे पहले चुनाव की भी बात करते हैं कि निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं, बागी हो गए हैं पार्टियों के दोनों तरफ के, वो क्या खेल बिगाड़ सकते हैं और किस पार्टी के लिए क्या नुकसान कर सकते हैं? कुछ इस पे मैं इनको बागी नहीं कहूंगा, क्योंकि बागी जो होता है वो किसी बड़े एम के साथ होता है। ये तो अपॉर्चुनिस्ट आदमी को टिकट नहीं मिली, बल्कि आजकल एक मीम चलता है कि पहले तो ये दिल्ली पड़े रहे अपने हाईकमान के पार्टी के दफ्तर के बाहर, और जब इनको वहां से टिकट नहीं मिली तो आगे गांव में हाजिर का काटा जो करेंगे वो ही मना मंजूर है। बोला ये मौका प्रस्त लोग हैं, बागी इनको मतलब सही टर्म में बागी। चलो चेंज करते हैं, मौका प्रस्त जो लोग हैं वो किसका खेल बिगाड़ेंगे अब की बार? देखिए हरियाणा में जो निर्दलीय की बात करें, हरियाणा में निर्दलीय 2009 की बात करें, देखिए हरियाणा में ट्रेंड सा है कि एक बार फुल मेजोरिटी सरकार बनती है, दूसरी बार फिर निर्दलियों का रोल होता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हुआ, दूसरी बार उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, फिर दुष्यंत चौटाला की 10 विधायकों के साथ उन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद वो भी छोड़ के फिर निर्दलियों के सारे सरकार चली। अब तीसरी बार देखो, वेव तो कुछ और कह रही, वेव कह रही कि एक बार इस सारे सिस्टम को हटा दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी से आ रही है, ऐसा चारों तरफ से सुनने को बार बार मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसे समय में अगर बीजेपी सिमटने जा रही है तो यहाँ पर भी कोई 5, 7, 10, 12 विधायक निर्दलीय बन करके आ सकते हैं, उनका रोल हो सकता है। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि वो ब्लैकमेल कर पाएंगे। 2009 में जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेजोरिटी नहीं ला सके, तो हजका के वो 6 विधायक जो है तोड़ करके वो लेके सिर्फ कुलदीप बिश्नोई ही रह गए थे। फिर उसके बाद गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक बन करके आए थे, उनको बनाना पड़ा मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट। और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी कार्यशैली ऐसी हुई, गीति का शर्मा सुसाइड केस हुआ, उसके बाद उनको हटाना पड़ा, सरकार की बहुत किरकिरी हुई। इसके बावजूद भी जो विधायक इंडिपेंडेंट आते हैं उन किसी भी पार्टी के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं होती, किसी नेता के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं होती। जो विजन है, जो एजेंडा है, जो भी पार्टियां एक घोषणा करती हैं अपना, उनके प्रति किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है। वो तो ये देखते हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया और मैं इसके 10 गुना पैसा कैसा कमा लूँ। तो मुझे लगता है कि लेकिन क्या करें, ये भी सच है, निर्दलीय विधायक आएंगे। देखो मुझे इसमें 2 चीजें लगती हैं। पहली चीज तो ये है कि निर्दलीय विधायक है जी, मतलब बहुत सारे लोग जिनको टिकट नहीं मिली वो निर्दलीय के तौर पर कैंडिडेट करते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट चाहते थे उनको टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने जजपा में और इनेलो में और आम आदमी पार्टी में अपनी भविष्य को तलाशा जी। मतलब मेरे लिए वो दोनों बराबर है। मतलब ये तीनों ही पार्टियां ऐसी हैं, आम आदमी पार्टी, इनेलो और जजपा, जो इस इंतजार में बैठी रही कि किस नेता को कहां से कांग्रेस की और बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी तो वो हमारी तरफ आएंगे। बातें पहले चलती हैं, वो चल रही थी, भाई नहीं मिली तो ट्राई वहां कर रहे हैं। लेकिन इसमें जोड़ू रोहतक का तो ऐसा हो गया, मेरे को लग रहा आम आदमी पार्टी में भी कंपटीशन था। हाँ, रोहतक से साहब की टिकट कट गई, काफी दिन से एक्टिव थे, लवलिन टुटेजा की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा लगा कि उनकी भी टिकट कैसे कट सकती है। ये ऐसा तो हुआ। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो मतलब ये है कि इस बार
कांग्रेस ये चाहती है या चाहेगी या चाहना चाहिए कि जितने कम निर्दलीय खड़े हों या जीते वो उनके फायदे में है। बीजेपी ने जो सेटिंग की है वो ये है कि उनके जो बहुत सारे पावरफुल नेता हैं जो जीत सकते थे उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय खड़े हुए। आप खाद्यान्न साहब ने नौ से मतलब वो पिछली बार टिकट चाह रहे थे, इस बार भी टिकट चाह रहे थे, लगभग पक्की एक रात तक पक्की थी, टिकट नहीं दी, निर्दलीय खड़े हो गए। ठीक है, कोई मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये निर्दलीय रह के ज्यादा जीत सकता है, पार्टी में रह के कम जीत सकता है। तो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट, स्ट्रेटेजी का पार्ट है, मेरे को ऐसा लगता है ये स्ट्रेटेजी का पार्ट। मैं भी यही मतलब जितनी बातें सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि टिकटें अच्छी नहीं बांटी गई बीजेपी पार्टी की तरफ से, तो इतनी कमजोर पार्टी तो नहीं है। हाँ, इतने मतलब नहीं है कि इतने समझदार लोग वहां नहीं है, तो हो सकता है ये आप वाला जो पार्ट है ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है ना कि बहुत सारे लोग क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी है, सरकार को पता है 10 साल सरकार में रहे हैं बीजेपी, पिछली बार 5 साल में थे, सारे मंत्री हारे थे। देखिए ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, ये सारे बराड़ा बुर्रा सब लगभग जितने मंत्री थे उन सब का एक कटा, एक अनिल विज को छोड़ करके इसमें गुहाना में तो है ही जो कैंडिडेट है अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा और अर्शी कारा, तो यहाँ अर्शी कारा का तो दाव लगेगा नहीं, लेकिन अगर वो कुछ ज्यादा वोट ले गए तो फिर वो मलिक साहब का गेम बिगाड़ देंगे। मतलब इसी तरीके पार्टियां इस बार इस पे भी गेम खेल इसी तरीके से आप बड़ौदा विधानसभा को देखोगे, जैसे गन्नौर की सर ने बातचीत की, मैं गन्नौर का हूँ, तो मुझे पता है कि जो जाट वोटर पहले कांग्रेस के साथ थे उसमें से कुछ वोटर अब देवेंद्र कादियानी की तरफ हो गए। उसने पंचायत की अपने गांव में बजाना कला 12 की पंचायत की, उसमें उन्होंने समर्थन दिया। 52 से ज्यादा जो गांव थे उनके सरपंच थे और ब्लॉक समिति के मेंबर थे, तो ये इतने लोगों का उन्होंने समर्थन हासिल किया। इसी तरीके से आप बड़ौदा विधानसभा में आ जाइए, हाँ। तो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो जीता हुड्डा, ये कपूर नरवाल और भूपेंद्र मलिक, ये 3 लोग। और आज अभी जिस टाइम हम चर्चा कर रहे हैं इस टाइम पे वहाँ बहुत बड़ी विशाल जनसभा हो रही है, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को मुझे लग रहा है कि अगर बड़ौदा विधानसभा में वो मन लगा के इलेक्शन लड़ेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा और हो सकता है कि जबरदस्त फाइट दे कांग्रेस के कैंडिडेट को। इसमें एक हिसार भी सीट मतलब हम जोड़ सकते हैं। वहाँ जो चीजें हो रही है कि सावित्री जिंदल जी निर्दलीय लड़ रही है जबकि उनका बेटा एमपी है, बिल्कुल। अब मतलब ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। चित्रा सरवारा लड़ रही है, उसकी टिकट मिल गई बराबर की सीट से, तो ये भी सारी चीजें स्ट्रेटेजी का पार्ट ओपी जिंदल जी कांग्रेस में थे, उनका बेटा भी बीजेपी में, ये निर्दलीय हैं और ये सोच रहे लोगों को कुछ समझ नहीं आता, लोग सब समझते हैं। मतलब सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट जीतेंगी, अगर जीतती हैं जो उनकी स्थिति है। कमल गुप्ता नहीं जीत रहे हैं, ये तय है। लेकिन ऐसा कांग्रेस में भी बता रहे हैं सर, अगर मुझे करेक्ट करना गलत हूं तो, जहां से प्रदीप नरवाल को टिकट मिली है भवानी खेड़ा से, वहां से भी कह रहे कि कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे थे जो फौजी साहब है तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। तो ये दोनों तरफ चीजें हो रही है। तो अभी तक संपत सिंह भी है, बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे लोग हैं। तो ज्यादातर इन सब चीजों को देखें तो निर्दलीय को आगे किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना उनको रोका जा रहा है कि आप लड़ो, स्ट्रेटेजी का एक पार्ट हो सकता है। क्योंकि जब सरकार बनानी पड़ेगी तो जब वैसे तो फेवर वही मानेंगे ना उनका। जेपी दलाल का एक बयान था कि भाई 6 महीने बन भी गई तो हमारे ऊपर लड़ाई वो कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग राज्यों में जब बीजेपी ने सरकारें तोड़ी है, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ उन्होंने किया। तो हो सकता है कि हरियाणा से भी यही उम्मीद हो उनकी आखिरी की हम निर्दलीय विधायकों को कैसे ना कैसे करके अपने पाले में ले आएंगे। 2 चीजें सीधी सेंटर में बीजेपी की सरकार है, ये दिख रहा है। तो अगर नेक टू नेक फाइट रहती है, मतलब बीजेपी अगर जो अनुमान हम लोग लगा रहे हैं 30 भी पकड़ रही है 30 सीट के आसपास, तो अगर ये 30 सीट के आसपास पहुंचती है और जजपा या इनेलो जो भी 2-2 1-1 सीट आती है, 10-12 निर्दलीय अगर आते हैं तो वो पूरी कोशिश में होंगे कि निर्दलीय किधर जाएंगे,
निर्दलीय किधर जाएंगे? 5 साल रहना है उनको, और 5 साल में अपने इलाके में मुंह भी दिखाना है और अपने घर में भी दिखाना है। तो वो जो चीजें हैं, वो मुझे लगता है कि झुकाव जो है, बीजेपी ये मान के चल रही है कि निर्दलियों का झुकाव उनकी तरफ होगा अगर क्योंकि बार्गेनिंग का समय आया तो। क्योंकि बीजेपी को उनकी रग पता है। हाँ। वो 10 साल में रहे हैं, फाइनेंसिस अच्छे जुटा लिए हैं, ऊपर मोदी और शाह हैं तो लट भी है, और पैसे लिए कौन से लेने हैं। बयान सुनो सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या बयान दिया जब रोहतक में आए कि भाई दुष्यंत तगड़ा हो जाए। तगड़ा होने का मतलब क्या है कि उसको कह रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ एमएलए लेके आओ फिर हम सरकार बनाते हैं, इसका यही तो मतलब है तगड़ा हो। नहीं तो नायब सिंह सैनी को क्या वो तगड़ा वो मजबूत थोड़ा उस तरीके से थोड़ा ना कह। चलो इनकी बात आ गई है जेजेपी की, तो इसी पे थोड़ा एक मिनट जरूर, वो किस स्थिति में है, क्या कुछ? जननायक जनता पार्टी का मुझे लगता है इस बार खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि 2019 में जो उन्होंने लोगों का मैंडेट लिया। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा में पार्टी को ज़्यादा सिस्टम नहीं चलता, यहाँ सेंटीमेंट चलता है। और सेंटीमेंट जो दुष्यंत चौटाला ने किया है, वो बाहर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ गया, उसको लगा कि तुम इतने ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो, विदेश भी गया, इतने ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वालों में वो रहा, उसको लगा कि तुम जिसको चाहो जब चाहो टोपी पहना दो। लेकिन यहाँ सेंटीमेंट का मामला है। जब दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें दी तो सेंटीमेंट काम कर रहा था, और अब जो एंटी दुष्यंत चौटाला, एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है, उससे भी ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा एग्रेसिव है एंटी दुष्यंत चौटाला, क्योंकि वो अपना होकर के लोगों का ये मानना है कि ये तो हमारा अपना था और इसने हमें धोखा दिया। तो दुष्यंत चौटाला को मुझे लगता है 2024 के चुनाव में माफ़ी नहीं है। 2024 में दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी जननायक जनता पार्टी, और फ्रस्ट्रेशन का हाल देखिए, उनकी मां ने अनूप धानक जो मंत्री भी रहे उनके बारे में क्या कहा है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। वो उनकी पार्टी के रही है और उनके सबसे लॉयल रही है। और वो देखो नैना चौटाला उनको कह रही है कि ये तो जो है ना इस तरह की भाषा उनके खिलाफ यूज की, लेकिन खुद तुमने क्या किया? खुद दुष्यंत ने और नैना ने क्या किया? लोगों से एंटी बीजेपी का अपने मैंडेट लिया और उसके बाद उनकी गोदी में जाके बैठ गए। तो कम से कम उनको कोई हक नहीं है दूसरे पर उंगली उठाने का। लेकिन ये चीजें अब देख भी रहे हैं हम कि जब सभाओं में जा रहे हैं नेता, तो लोग अब टोक रहे हैं उनको। टोक नहीं रहे हैं, ठोक रहे हैं। ठोक रहे हैं, सही बात है, टोक नहीं ठोक रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये अभी 2-4 दिन में और बढ़ने वाली है चीजें। ये जो बढ़ेगी। ट्रेंड है ना, ये पिछले दिनों में चला है, लोकसभा चुनाव से पहले ये जब किसान आंदोलन का मुझे लग रहा है, किसान आंदोलन का ये बहुत असर बड़ा है असर कि लिया लोग है खड़े होकर जनता सवाल से। पूछते हैं नेताओं से, पहले नहीं पूछते थे। पहले डरते थे नेताओं से कि पता नहीं क्या कर देगा। नहीं, बिल्कुल नुकसान ये कर कारण देगा। था जब कभी सरकार आपके द्वार ओम प्रकाश चौटाला पंचायत लगाते थे और कोई किसी तरह का कोई शिकायत करता था और उनको टोन अलग लगती थी, तो उसके बारे में जो टिप्पणी यूज करते थे, बाद में जो घटना होती थी उनके साथ, तो उससे लोग सहम जाते थे। हालांकि हरियाणा के लोग हैं, दबते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, सबके बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो इसीलिए चुप हो जाते थे। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में सबको बोलना आ गया, हर चीज़ का आर्काइव तैयार हो जाता है। अगर कोई गड़बड़ करता है उसी टाइम वायरल हो जाता है। तो हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी इस मोबाइल से सबसे ज़्यादा इससे डर रहा है वो, इसीलिए उसकी दबी जुबान रहती है और तरीके से वो रहता है, कम से कम डिसेंट बिहेवियर रखता है। और इसलिए मूवमेंट सिखाते भी है ना, कई बार हम कहते हैं कि आंदोलन, वो ज्यादातर लोग ये कह देते हैं कि आंदोलन धरने पर तो उससे क्या होता है भाई, समाज में कुछ नहीं बदलता। तो उससे ये होता है कि लोग सीखते हैं और वे बताते हैं कि हम वही है ना, बिल्कुल कई बार कहते नहीं है भाई पुलिस से बहुत डर लगता है, पर जो एक रात थाने में लौटा होगा वो फिर पुलिस से नहीं डरता। तो लट तो लग चुके हैं, अब क्या डर है? हाँ। इससे ज्यादा क्या है केसेस तो किसान एक और चीज है जो हरियाणा के एजुकेट किया मुझे लगता है हरियाणा की कम्युनिटी को। वो तो है। जी। मतलब हरियाणा की जो बात कर रहे थे, लोग किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करते, मरोड़ निकालने के लिए, दूसरे को हराने के लिए वोट मैं हराने के लिए वोट देते हैं हरियाणा के लोग, जिताने के लिए वोट बिल्कुल। नहीं। मैं 12 विधानसभाओं में जा चुका हूँ अभी तक, और कम से कम 200 लोगों ने ये बात बोली है, हमने नहीं बेरा कौन जीतेगा, ये हारेगा, ये है, हमने नहीं बेरा भाई मारो ना पूछ जाए। बताओ, मैं तो नहीं बताऊं कौन हारेगा। तो ये जो चीज है ना, मतलब मैं ये भी जोड़ दूं इसमें, वो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस हमारे लिए कोई बहुत अच्छी है, हमें कोई पसंद है, हमने नहीं बेरा भाई, लेकिन बस वो है ये भी सेंटीमेंट वही बात है, बीजेपी कट लानी है। हाँ कि भाई वो उन्होंने भी जख्म दिए थे, बस वो पुराने से हो गए, यो नया जख्म इसे ना पकड़ दो। तो ये जो लहर इस तरीके की आ रही है ना, अब ये चीजें, लेकिन इसको कैसे टैकल करेंगे? लेकिन ये बहुत पता है,
लोगों का बहुत शार्प लोग, बहुत शार्पनेस है, ये बहुत परिपक्व हो गए लोग, इतने बेवकूफ नहीं रहे हैं जितने हम लोग समझते हैं ये या राजनेता समझते हैं, नहीं रही। है ना। वो हाँ बिल्कुल, मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, अगर कोई नेता वीडियोस को देख के ये समझ रहा हो कि मैं इस विधानसभा में जीत रहा हूँ या मैं हार रहा हूँ, तो वो गलत फहमी में है। लोग कैमरा बंद होने के बाद जो हमें बताते हैं वो है चीजें, वो असली बात वो बताते हैं अच्छा कैमरा ऑन करोगे, ठीक है भाई साहब ये बात है, हाँ। एक कोई ने बंद कर लिया भाई, ये भी सुन मेरी, हाँ। फिर वो जो 10 मिनट मेरे को समझाता है या आपको समझाता है ना, वो है वो है एक्चुअल असली चीज़। और इसमें एक और चीज ऐसा नहीं, सभी लोग वोकल नहीं होते। हम्म। जैसे गांव में आप जाओगे सर्वे करने चुनाव में, जो काम नहीं करते, जो लेबर क्लास नहीं है, जो मजदूरी नहीं करते, दिहाड़ी नहीं करते, वो तो गांव में बैठे रहते हैं। आप दिन में जाके सही पूछ बात। लोगे, जो मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स है जो, वो तो रात को आता है, आज जो वो सुबह सुबह काम निकल पे जाता जाता है, शाम को उसकी आता जो है। ओपिनियन होती है ना, वो साइलेंट होता, फिर वो गेम बदल देता आखिरी में, फिर नेता को पता नहीं चलता हम हार कैसे गए, हमें कैसे पता चला, क्योंकि साइलेंट वोटर गेम बदलता है। और बहुत सारा, और बीजेपी के पास मुझे लगता है मेजोरिटी में साइलेंट वोटर है। इसमें मैं एक और चीज, पता नहीं क्यों आजकल ऐसे लगने लगा कि जनता थोड़ी सी शानी हो गई और नेता थोड़े से कम, क्योंकि एक ट्रेंड आप देखोगे बहुत खुल के सबको पता है, अपना जो आईटी सेल होता है सब नेताओं का, वो क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन कैप्चर करेंगे, उससे बुलवाएंगे भाई मेरे बारे में बोल दे, मतलब उसका आईटी सेल, और उसको डाल देंगे उस पे, मतलब उसको खुद पता है नेता को यो मन नहीं बुलवाया आदमी, और फिर भी उस हवा में बह रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक परसेप्शन वीडियो होते हैं, उनको लगता है कि तुम जीतना तो तुमने है नहीं, लेकिन कम से कम इस दौरान तो तुम मजे ले लो ना, जब तक मतलब सोशल मीडिया पे तो जीत ही लो, सोशल मीडिया पे तो युद्ध जीत ही लो। सर एक और, मैं आप दोनों से सवाल है मेरा, और सन्नी आप भी, मैं काफी दिनों से, क्योंकि मेरा रिसर्च का काम है, तो मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ, ट्विटर पे बीजेपी का पेज फॉलो कर रहा हूँ, कांग्रेस का फॉलो कर रहा हूँ, बाकी पार्टियों का जो भाषा है, आपने ट्विटर पे देखी होगी, जो ट्वीट में जो भाषा यूज कर रही है पार्टियां, मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत सभ्य भाषा यूज कर रही है, मतलब बहुत ही कमतर लेवल की। आम अगर मेरी किसी की पर्सनल प्रोफाइल है, ऐसे शब्दों का प्रयोग वहां भी नहीं कर रहा, तो आपको क्या लग रहा है, ये आईटी सेल जो संभाले हुए पार्टियों के, उसकी वजह से हो रहा है, ये जानबूझ के ऐसी भाषा का प्रयोग? मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, जो आईटी सेल को बीजेपी ऊपर से आदेश है कि तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तुम जिस भी डिग्री से झुकना चाहो झुक जाओ, तुमने इम्पैक्ट डालना, उसके लिए प्रेफरेंस जो कुछ बढ़ता भाषा का भी प्रयोग करते हैं, और इसीलिए रिक्रूटमेंट भी वैसी लोगों की हुई है। रिक्रूटमेंट भी आप बीजेपी के जो नेशनल प्रवक्ता है उनकी भाषा देख लीजिए, मतलब ये तो बहुत छोटे मतलब लेवल भाषा पे का स्तर थोड़ा सा, राजनीति का स्तर गिरा है, भाषा का स्तर तो अपने आप ही गिरेगा, भाषा का स्तर नहीं गिरा है, राजनीति का स्तर। मेरे को इसमें ये भी लगता है कि जैसे कुछ टाइम से पहले थोड़ा सा ना, जैसे मैं 10 साल पीछे चला जाऊं, तो हरियाणवी बोलते टाइम हमारा थोड़ा सा जो शहर में पढ़ने वाला बच्चा वो बचता था कि यार मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा लगूंगा गाँव का हूँ, वो स्तर थोड़ा सा ऊपर गया, अब खुल के बोलते हैं हरियाणवी, लेकिन वो हरियाणवी बोलने के चक्कर में वो अपनी भाषा का स्तर गिरा गए, मतलब कि भाई आप क्या बोल रहे हो उनको नहीं पता, उनको ये लगता है कि यही हरियाणवी है हमारी, मतलब भाई फोर्ड तरीके से बोलना कोई हरियाणवी थोड़ी है, ये बोली है करना, उनको ये लगता है कि मैं इसमें हरियाणवी बोल रहा हूँ, लेकिन वो नहीं है, वही भाषा मुझे लगती है वहां पे यूज की गई है, किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, जैसे भाई थारी तो लुगाई नुकरें थी, ये जो शब्द है, ये इस तरीके से चीजों को यूज करना, उनको ये लगता है कि हम हरियाणवी बोल रहे हैं, भाई ये हरियाणवी नहीं है ना। नहीं, आप मेंटलिटी तो नेताओं की देख ही रहे हो ना, जयप्रकाश क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल लिपस्टिक पाउडर टिक्की लगा के अब नेता बन गए हो, मैं डांडी बनाई क्यों घूम रहा हूँ। नहीं, फिर इसमें गलती किसकी है, जो नेता बना रहे हैं, हाँ तो गलती तो समाज सोसाइटी की भी है ना, आप ऐसे लोगों को चुन रहे हो, ये भी तो एक चीज है ना। चलो खैर, वो तो हम चुनाव में ज्यादा ज्ञान देने लगे हैं। चलो बिल्कुल, और मुझे लग रहा है हमारी वीडियो इसलिए देख रहे होंगे कि कौन सी पार्टी जीत रही है और हम पे हो रही उस पे। और वैसे ये बात तो मैं बता देता हूँ, 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन सी इतना है, ये सबको पता चल जाएगा। और बिल्कुल सर, क्लोजिंग 30 सेकंड आपकी, 30 इनकी, 30 करके खत्म करते हैं वीडियो को। कहाँ खड़ी है स्थिति, क्या मतलब अभी अगर हम बोले आज वोट गिरती तो क्या लग रहा था? देखो, मुझे लगता है कि आज वोट गिरती तो एज पे कांग्रेस है, उसकी तरफ झुकाव है, लोगों का मन ज्यादा ये बना हुआ है कि बीजेपी को हराना है, और इसके लिए जो सामने जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, तो इसलिए ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग कांग्रेस को वोट करने की इस समय पे मन बनाए हुए हैं। अगले 15 दिन में क्या माहौल बदलता है, क्या
ऊंच नीच होती है, नेताएं क्या गलतियां करते हैं, कोई क्या अपनी जगह बनाता है, वो अलग चीज है। आज की मैं बात करूं तो इस समय पे कांग्रेस फायदे में दिख रही है। हालांकि जो स्ट्रेटेजी बीजेपी की रही है, वो निर्दलियों की हम जो बात कर रहे थे, वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बिल्कुल हो सकता है, वो दिखता है। और उससे जो बीजेपी की हम जो शुरुआत में आज से 2 महीने पहले सोच रहे थे कि जो हालात है वो बहुत बुरे होने वाले हैं, वो उतने बुरे शायद ना हो, तो वो अपना कुछ जोड़ तोड़ करके और फाइट में आने की कोशिश में। कुलदीप जी। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जो मनोहर लाल खट्टर सरकार थी, उसके बाद बदलने के बाद नायब सिंह सैनी के आने के बाद बहुत फर्क पड़ा है। जिस तरीके से हम लोकसभा चुनाव में हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि लोगों का गुस्सा था कि अभी पलट देते हैं बिल्कुल सरकार को, वो अभी नहीं है, उसमें थोड़ा टेम्परेचर लो हुआ है और कांग्रेस मेजोरिटी में सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि लोगों में गुस्सा है 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के प्रति, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हम देखते हैं हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, भर्तियां निकालते हैं तो उनको कभी कैंसिल हो जाती है, कभी वो कंप्लीट नहीं होती। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, हम तो यहाँ बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन 10 साल तक जब ये जो पिछले 5 सालों में जो ये HKRN आया या फैमिली आईडी का जो आया, उसमें लोगों के राशन कार्ड कटे, उसमें लोगों की पेंशनें कटी और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, ना इनकम सर्टिफिकेट बने। तो इन चीज़ों को याद रखते हुए अब की बार जनता ने एंटी बीजेपी मूड है। और मुझे लगता है अभी फिलहाल जैसे आपने बात की 25 से के आसपास जो है कि बीजेपी है और 55 के आसपास कांग्रेस है, बाकी सभी जो है कि प्लस माइनस हो सकता है। जी, मेरा मानना ये है कि जैसे अगर कोई किसी को किडनैप कर ले तो और काफी लंबे समय तक करीब 10 साल तक उसके साथ रहे तो एक उससे ना इश्क सा हो जाता, पता है कि इसने मुझे जो है ना जुर्म दिया है, और फाइनली जिस दिन उसको रिलीज करना हो तो उसकी एक ना अटैचमेंट से हो जाती है। अब इससे विदाई होगी, थोड़ी देर उसको बैठ कर देखता है। मुझे लगता है कि जनता देख रही है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें 10 साल तक परेशान किया, हमारे लठ मारे हैं, हमारे ऐसी तैसी करी है। अब इनका जाने का टाइम आ गया, थोड़ी सी एक अटैचमेंट महसूस करें। फाइनल जो मेमना को शहीद करने से पहले एक बार उसको पकोड़ हो रहे हैं कि कोई बात ना, थोड़ा सा प्यार मैं भी तेरे को दिखा दूं। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी इज गोइंग, कांग्रेस इज कमिंग, यही मेरा निचोड़ है। बिल्कुल, और मैं 8 तारीख का इंतजार करूंगा, कोई टिप्पणी उस पर नहीं है, क्योंकि 1-2 फैक्टर अभी जाट नॉन जाट वाला फैक्टर जिंदा है, कुछ चीजें और भी हो सकती है, और 15 दिन में देखते हैं अभी क्या करते हैं। मतलब मैं फिर भी आपकी तरफ हूँ कि कुछ तो देखते हैं क्या समीकरण बैठेंगे। और वीडियो कैसा लगा, ये चर्चा हमारी कैसी लगी, एक कैजुअल सी टॉक हमने की, जो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आए, शायद आप लोगों के भी ऐसे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं नहीं है। कोशिश ये है कि ऐसी चीज ना हो बस बैठे और एक पर्चा पढ़ दिया और आपको सब कुछ बता दिया। एक सवाल, बेसिक सवाल जो लोगों के मन में है, नेताओं वाले नहीं, आम आदमियों वाले, आम जनता वाले सवाल हमने थोड़े से डिस्कस किए। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। राम राम।